नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में बेसिक जो जानकारी थी उसको पढ़ा था, समझा था और जाना था। आज की क्लास में हम उससे आगे की चीज़ों की शुरुआत करेंगे और कल के क्लास में जो चीज़ें बाकी रह गई थी या जो चीज़ें बची थी उसी को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आव्यूह की या मैट्रिक्स की और क्या क्या विशेषताएं हैं, उस पर कौन कौन सी और प्रॉपर्टी लगती है। तो इन सब चीज़ों का आज डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे और अंत में कुछ प्रश्नों को हल भी करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो कंसेप्ट हमने बढ़ाया है या बताया है वो आपके कहाँ तक काम में आई, आपने कहाँ तक सीख पाया है। एक चीज़ और ध्यान देना चाहेंगे कि कल के क्लास में एक छोटी सी गलती ही कह लीजिए कि जो जीरो मैट्रिक्स था और नल मैट्रिक्स था, हमने उसको बोला था ये डिफरेंट है, बट ऐसा नहीं है। जीरो मैट्रिक्स को ही नल मैट्रिक्स कहा जाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे या फिर नल मैट्रिक्स कहेंगे। तो आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और मैट्रिक्स के जो अदर टॉपिक्स हैं, अदर टाइप्स हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज के क्लास में पहले सबसे है आपका त्रिकोणीय आव्यूह, जिसको हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे आप लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको समझने की कोशिश करिए कि इसको ट्रायंगुलर बोला क्यों जाता है। अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं तो इस तरह ट्रायंगल होगा या फिर ट्रायंगल का फॉर्म इस टाइप का होगा। तो देखिए, इस ट्रायंगल में आपने मैट्रिक्स में भी देखा था कि ये जो होता है डायगोनल होता है या विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण इसको कहा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये मुख्य विकर्ण का काम कर रहा है। अब मुख्य विकर्ण के एक साइड में अगर आप देखेंगे तो इधर एलिमेंट है, ये ट्रायंगल का फॉर्म बन रहा है और इधर एलिमेंट है और बाकी सभी एलिमेंट लोअर साइड में या नीचे साइड में आपको सभी के सभी एलिमेंट जीरो मिल रहे हैं। तो इसलिए यह जो मैट्रिक्स है, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर त्रिकोणीय आव्यूह कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पर सभी के सभी जो नीचे के एलिमेंट हैं, नीचे के एलिमेंट अगर जीरो है और ऊपर एलिमेंट नॉन जीरो है या जीरो नहीं है, ऊपर एलिमेंट अगर है तो इसको हम बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। इसको बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। अगर ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं, सपोज 3 यहाँ पर इसको ऐसे 3 0 0 और यहाँ पर आपका 2 3 0 5 2 और यहाँ पर फिर 0। अब आप इस मैट्रिक्स को देखिए, तो इसमें अगर डायगोनल की बात किया जाए तो डायगोनल में आपका ये पार्ट आएगा। अब इस डायगोनल पार्ट को देखिए, डायगोनल पार्ट के नीचे वाले सभी के सभी एलिमेंट नॉन जीरो हैं और ऊपर के एलिमेंट जो हैं जीरो हैं। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाव्यूह या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको बोला जाता है। और अगर इस टाइप का मैट्रिक्स है जिसमें ऊपर के पार्ट नॉन जीरो है या जीरो नहीं है और नीचे के पार्ट सभी जीरो हैं, तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। आपको ये ध्यान देना है, अगर ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह है तो ऊपर जो है नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। अगर लोअर या निम्न त्रिभुजीय आव्यूह है तो नीचे के सभी जो है नॉन जीरो मैट्रिक्स या नॉन जीरो एलिमेंट आपको इस तरह से मिलेंगे। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है। इसके बाद आइए देखते हैं अगला। अगले पोर्शन में, अगले स्लाइड में हमने यही समझाने की कोशिश की है कि यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होता है। देखिए, अगर ये वाला पोर्शन, अपर वाला पोर्शन जीरो हो गया तो ये, और नीचे वाला पोर्शन जीरो नहीं है, नीचे वाले पोर्शन में एलिमेंट है तो उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। और अगर ऊपर एलिमेंट जो है आपके नॉन जीरो है और नीचे जो है, यहाँ देखिए, यहाँ पर एलिमेंट अगर आपको जीरो मिलता है और ये नॉन जीरो है तो ये आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ यह ऊपरी और निचला दोनों त्रिकोणीय आव्यूह है। क्योंकि अगर यहाँ जीरो और यहाँ जीरो हो गया तो वो दोनों त्रिकोणीय आव्यूह जीरो हो जाएगा। और इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आगे का एग्जाम्पल देखिए। ये देखिए, एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि ए का जो मैट्रिक्स ए है आपका, इसमें पूछा गया है कि ए का निशान
निशान ये एक्चुअल में यहाँ ये मिस प्रिंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदिश व्यू है। हाँ, यहाँ पर देखिए इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा त्रिभुजाकार अवयव है। तो त्रिभुजाकार अवयव देखिए यहाँ पर, अगर आप यहाँ ध्यान से तो देखिएगा त्रिभुज इस अवयव को, तो आपको देखने में मिलेगा, आप सीधे सीधे डायगोनल एलिमेंट को ऐसे क्रॉस करिए, ये डायगोनल हो गया। तो इस डायगोनल के होते ही आप अगर ऊपर गौर करेंगे तो ऊपर के सभी एलिमेंट आपको क्या मिल रहे हैं, 0 मिल रहे हैं, और नीचे जो है आपको नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहे हैं। अगर ये प्रकार पूछा जाए तो ये नीचे जो है नॉन जीरो है, यानी कि ये निम्न त्रिभुजीय अवयव होगा, निम्न त्रिभुजीय अवयव यह होगा, क्योंकि नीचे के एलिमेंट नॉन जीरो है या जीरो नहीं है। अगर यहाँ पर आप डायगोनल पर ऐसे क्रॉस खींचते हैं और ऊपर देखिए नॉन जीरो एलिमेंट ऊपर है, तो ये ऊपरी त्रिभुजीय अवयव होगा, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, या फिर इसी अवयव को आप लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर हमने अपर कह दिया तो आपके ऊपर वाले एलिमेंट जो है नॉन जीरो होंगे, अगर लोअर कहा तो लोअर में नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। इसका याद रखने का ये तरीका है। फिर आगे देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 बोथ दोनों होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका एक बेसिक कंसेप्ट और स्टार्ट होता है। हमने लिखा हुआ है कि अवयव की समानता और अवयव का योग। समानता का क्या मतलब है और उसके बाद अवयव को जोड़ने की प्रक्रिया कैसे होगी उसको समझते हैं। तो देखिए योग और समानता, इसमें समझने से पहले आपको ये समझना होगा, पहले अगर हम बात करें अवयव की समानता कि दो अवयव अगर एक ए है और बी है तो ये कब बराबर होंगे या इक्वल होंगे, समान होंगे। तो देखिए पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जिस ऑर्डर का ए है और ऑर्डर जो बी है वो दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, पहली कंडीशन ये है। अगर ये अवयव 3/3 का है तो ये भी अवयव उसी ऑर्डर का होना चाहिए, 3/3 का ही होना चाहिए। ऑर्डर पहली बात सेम होनी चाहिए समानता के लिए। उसके बाद संगत जो तत्व है या एलिमेंट है वो भी बराबर होने चाहिए। जैसे अगर कोई अवयव अगर ए है तो इसको अगर 3, 4, 2, 5, 2, 7, 3, 2, 1 अगर ये आपका अवयव ए है और अवयव बी में आपको अगर दिया जाए, आपको अवयव बी में दे दें x, y, z, p, q, r, s, t, u। इस तरह से अगर अवयव दोनों अगर बराबर है, ए अवयव है और ये बी है, दोनों में समानता है। समानता का मतलब है कि दोनों अवयव बराबर हैं, तो इसका यही मतलब होता है कि उसके संगत एलिमेंट का मतलब ये होता है संगत तत्व का, कि अगर ये अवयव ए का पहला तत्व है तो अवयव बी का भी पहला तत्व उसके बराबर होना चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, ये दूसरा वाला यहाँ पर दूसरे के बराबर, तो ये इसके इक्वल होगा, और ये तीसरा तत्व तीसरे के इक्वल होगा, इस तरीके से। और इसका लास्ट वाला अगर देखा जाए तो लास्ट वाले के बराबर होगा। इसका मतलब ए, आई और जे बराबर होगा ए, यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ कैपिटल ए लिखें आई जे, और ये कैपिटल बी यानी अवयव बी का आई जे। अगर इस तरीके का कंडीशन है, दोनों बराबर हैं, तो हम ये कहेंगे कि अवयव समान अवयव है या अवयवों में समानता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अगर एक क्वेश्चन इसी पर कराया जाए, यहीं पर आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, तो अगर इसको हमने हटा लिया अगर इस तरीके से देखिए अगर एक अवयव हमने दिया है 3, 2, 9, 4 और एक अवयव इधर हमने कहा कि ये बराबर है दूसरे अवयव x-5 के, और यहाँ 2 है और यहाँ x प्लस, यहाँ पर आप कर लीजिए y प्लस, इसको y कर लीजिए y प्लस 3 और यहाँ z-2।
इस तरह अगर आपको कहा जाए कि अवयव ए और अवयव बी बराबर हैं, तो यहाँ पर तीन चीजें दी हैं, तीन राशियां हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स वाई जेड की अगर हम वैल्यू पूछे या मान कहें कितना होगा, तो आप देखिए दोनों की तुलना करिए, तो ये अवयव अगर इस अवयव के बराबर है तो संगत अवयव भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये तीन जो होगा x माइनस 5 के बराबर होगा। x माइनस 5 के इक्वल अगर 3 हुआ, इस 5 को उस साइड ले जाएंगे तो x इक्वल 3 प्लस 5 दैट इज x इक्वल 8, यानी x का जो मान होगा वो 8 होगा। इसी तरह से दूसरा अगर देखा जाए 9, वो बराबर होगा y प्लस 3 के, यानी y प्लस 3 ये बराबर होगा 9 के, और इस 3 को इस साइड ले जाएंगे तो y इक्वल 9 माइनस 3 होगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू होगी वो 6 होगी। ये दूसरी वैल्यू हुई। इसी तरह तीसरी जो वैल्यू है आप यहाँ देख रहे हैं 4, ये जो 4 इक्वल होगा वो z माइनस 2 के इक्वल होगा, यानी z माइनस 2 और ये इक्वल होगा 4 के, और इस 2 को उस साइड ले जाएंगे तो z इक्वल 4 प्लस 2 होगा, यानी कि यहाँ से z इक्वल 4 और 2 ऐड करेंगे तो 6 होगा। यानी यहाँ से सभी मान आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अवयव के समानता के आधार पर कई तरह के प्रश्न बनते हैं। आप इस तरीके से उनकी तुलना करके अन्योन्य राशियों को ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अवयव का योग कैसे होता है और दो अवयवों को जोड़ा कैसे जाता है, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है। अब देखिए, हमने अभी भी बताया कि दो अवयव की समानता तभी होगी जब उनका क्रम बराबर होगा और उनके संगत तत्व क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसी तरह अगर दो अवयव को जोड़ना है तो दोनों अवयव समान क्रम के होने चाहिए, और उसके बाद समान क्रम के होने चाहिए, और उसके बाद इसकी आवश्यक शर्त यह है आपका एक अवयव ये है और इसमें इसी क्रम का एक दूसरा अवयव होना चाहिए। इस क्रम का एक दूसरा अवयव सपोज 2 है, 3 है, 4 है और 8 है, या फिर 1 है, इस तरीके का 2 है। अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ने की प्रक्रिया बिल्कुल ऐसी ही है कि इसमें संगत अवयवों को आप जोड़िए। 3 के संगत अवयव, यानी पहला अवयव ये है, यहाँ पर भी पहला अवयव ये है, तो इस प्रकार 3 को 2 में जोड़ेंगे तो ये 5 होगा, यानी इसको इसमें जोड़िएगा। 2 को यहाँ पर ऐड करेंगे, 2 और 3 मिल करके फिर 5 हुआ। 4 को 4 में ऐड करेंगे तो 8 होगा। 3 को 2 में ऐड करेंगे तो 5 होगा। इस तरह से इन दोनों मैट्रिक्स का सम ये होगा। तो ये करने की प्रक्रिया है, यानी अगर मैट्रिक्स को आपको जोड़ना है तो संगत अवयवों को आपस में जोड़ दीजिए। यही प्रक्रिया कहलाती है दो अवयवों का योग या फिर दो अवयवों को जोड़ना। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं तो उसके बेसिस पर आप समझिएगा। जैसे यहाँ देखिए दो अवयव हैं ए और बी, इनको अगर जोड़ना है तो इस अवयव में आप अवयव के इस A11 में इस पहले तत्व को जोड़ेंगे, इस A12 में दूसरे को जोड़ेंगे और तीसरे में तीसरे को जोड़ेंगे। इसी तरह दूसरे में इसके दूसरे को, और यहाँ इसको इसके संगत अवयव से और यहाँ इसके संगत अवयव से, इनका सम करके तब आप लिखेंगे और वो प्राप्त होगा तो अवयव ए प्लस अवयव बी। एक अवयव को हम आपको जोड़ करके और दिखाते हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा डिफर है उससे। आइए देखते हैं, यहीं पर आपको सॉल्व कराते हैं। देखिए, मान लीजिए एक अवयव ए है और वो कुछ इस तरीके से है, -7, 5, 2 और -4। ये अवयव ए है, और अवयव जो बी है वो आपका है -3, -2, 5 और -1। इन दोनों अवयवों को आप देखिए तो इन दोनों अवयवों का क्रम आपको बिल्कुल एक ही दिखाई देगा। यह भी जो है क्रम अगर इसका पूछा जाए तो 2 क्रॉस 2 का है, और यह भी अवयव 2 क्रॉस 2 का है। इन दोनों अवयवों को जोड़ना है तो लिखिएगा अवयव का ए प्लस बी, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो संगत अवयव से जोड़िए, तो -7 और -3 अगर आप ऐड करेंगे
तो आपको पता होगा -7 को अगर -3 में ऐड किया जाए तो -10 होगा। इसके बाद 5 और -2 को ऐड करेंगे तो 5 और -2 को ऐड अगर किया जाए तो ये वैल्यू आएगी 3। अब यहाँ पर 2 और 5 को ऐड किया जाए तो 7 होगा, और -4 और -1 को अगर ऐड करेंगे तो -5, यानी कि ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी, जिसे हम लोग कहेंगे कि ये मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B है। इसे जोड़ करके इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके करने की यही प्रक्रिया है। इसके बाद आइए आगे हम देखते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर चीजें हो गई होंगी। देखिए, दो अवयवों को जोड़ने के लिए कैसे इसको परिभाषित किया गया है और इसे किस तरीके से दर्शाते हैं, ये है दर्शाने की प्रक्रिया। और यहाँ पर दो अवयवों को देखिए जोड़ करके दिखाया गया है कि यहाँ 3 और 1 को हमने ऐड किया तो 4 दिख रहा होगा। इसके बाद 2 और -2 को ऐड किया 0 है, -1 और 7 को ऐड किया तो 6 है, और 4 और 3 को -3 और 2 को ऐड करने पर -1 एंड 1 एंड -1 को ऐड किया तो 0। इस तरह से आप मैट्रिक्स को जोड़ पाएंगे। अब इसके बाद अवयव को जोड़ने की प्रक्रिया तो आपने समझ ली है, लेकिन अवयव के जोड़ने के क्रम में अवयव के योग की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, कुछ गुण भी होते हैं। आइए उन गुणों के बारे में एक एक करके हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, अवयवों के जोड़ने के क्रम में पहला इसका योग जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर लिखा गया है क्रमचयी गुण, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ इसको बोला जाता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है इसको आप समझिए। इसको क्रम विनिमय नियम भी बोला जाता है, या आप लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम विनिमय या क्रमचयी गुण का मतलब क्या होता है, अगर एक आम चीजें लेकर के समझाई जाए तो जैसे 3 है और इसमें +2 ऐड करेंगे तो 3 और 2 का एडिशन आप पाएंगे कि ये 5 होता है। अब इसके क्रम को उल्टा कर दिया जाए, इसे ही क्रम विनिमय बोला जाता है। क्रम विनिमय यानी कि क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो इसे क्रम विनिमय बोलेंगे। तो क्रम विनिमय के प्रक्रिया में अगर हम 2 को पहले लिख लें और 3 को बाद में लिखें, 2 को पहले लिख दिया जाए और 3 को बाद में लिखा जाए, तो यहाँ पर 2 पहले हुआ और 3 बाद में भी ऐड करेंगे तब पर भी ये जो राशि आएगी वो 5 ही आएगा। इस तरह ही देख रहे हैं आप, संख्या जो है क्रम के उल्टा करने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी योग इस संख्या के योग में क्रम विनिमय का नियम लग रहा है या इसका पालन कर रहा है। इसी तरह अगर अवयव की बात की जाए तो अगर आप अवयव में देखेंगे तो अवयव में भी यहाँ लिखा हुआ है कि A + B इक्वल है B + A। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैट्रिक्स A लीजिए, उसमें मैट्रिक्स B को ऐड करिए, या फिर मैट्रिक्स पहले B को लीजिए उसके बाद उसमें A को ऐड करिए। ये दोनों के दोनों केस हमेशा बराबर होंगे, ये हमेशा बराबर ही आएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको तो ये बहुत छोटी सी बात लग रही है कि A में B को जोड़ा जाए या B में A को जोड़ा जाए, आना तो वही चाहिए। लेकिन जब आगे आप आएंगे, अब ग्रुप थ्योरी या फिर आगे अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इसमें इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। या फिर अभी अभी आप देखेंगे कि क्रम विनिमय जब गुणन में होगा तो वो पालन नहीं करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें, जैसे दो वेक्टर होता है, वेक्टर A क्रॉस B और वेक्टर B क्रॉस A। इसमें हमने क्रम को अगर उल्टा किया तो ये दोनों राशियां बराबर नहीं होती हैं, यहाँ पर ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। इसी तरह बहुत सारी चीजें मैथमेटिक्स में मिलेंगी जो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं भी करती हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगी। तो यहाँ पर अवयव का योग जो है आपने स्पष्ट देखा कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसके बाद अवयव के योग की दूसरी प्रॉपर्टी है साहचर्य। साहचर्य गुण धर्म क्या होता है इसको समझिएगा। साहचर्य का मतलब ये होता है, एक मिनट, साहचर्य को समझिए। साहचर्य का मतलब ये होता है, अगर साहचर्य गुण धर्म की बात की जाए तो इसका मतलब ये है, जैसे 3 है +2 है और +5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 में पहले 2 को ऐड करें फिर 5 को ऐड करें तो राशि जो मिलेगी वो आपको 10 मिलेगी। और अगर इसी चीज को ऐसे लिखा जाए 3 प्लस और 2 + 5 लिखा जाए, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पहले 5 में 2 को ऐड किया गया फिर 3 में ऐड किया गया,
और यहाँ पर पहले 3 में 2 को ऐड किया, फिर 5 में ऐड किया, तो दोनों बार हमेशा राशियां जो है बराबर मिल रही हैं, दोनों केस में राशियां बराबर मिल रही हैं। इस नियम को हम लोग कहते हैं साहचर्य प्रगुण। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलते हैं साहचर्य गुण। अब यह जो साहचर्य गुण है यह अवयव भी पालन करता है इसका, यानी अगर 3 अवयव इस प्रकार से हैं, एक अवयव ए है, बी है और सी है, अगर तीनों योग के लिए एलिजिबल है या योग किया जा सकता है, यानी ए और बी को आप पहले जोड़ेंगे, उसके बाद उसमें सी जोड़िए, या फिर ए को रहने दीजिए, पहले बी और सी को ऐड कर लीजिए, फिर ए को जोड़िए, ये दोनों की दोनों चीजें हमेशा बराबर होंगी। यानी ये जो आपका अवयव का योग है ये साहचर्य नियम को भी पालन करता है, इसका भी पालन करेगा। आप इसको ए बी और सी 3 अवयव लेकर के आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, खुद से भी हल कर सकते हैं, और इसको एक बार करने का प्रयास भी करिएगा आप लोग। फिर आते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर अपने। नेक्स्ट, यहाँ पर तो अब यहाँ तक हमने आपको चीजें बता दी हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, योज्य तत्समक क्या होता है। योज्य का मतलब आप समझ लीजिए कि योग होता है, यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है योज्य, इसका मतलब ही होता है योग। योज्य इसका मतलब होता है योग, योग का मतलब एडिशन। और तत्समक, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा वर्ड आया हुआ है कि तत्समक क्या होता है, जिसे आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी बोला जाता है, आइडेंटिटी या फिर तत्समक। तत्समक इसे बोलते हैं। तो देखिए तत्समक होता क्या है, अगर योज्य है और योज्य का तत्समक पूछा गया, तो अगर कोई ऐसी राशि है जिसे तत्समक उसे ही कहेंगे। देखिए कई तरह की संक्रियाएं भी होती हैं। संक्रिया पहले समझ लीजिए क्या होता है, एक योग की संक्रिया होती है, एक गुणन की संक्रिया है। गुणन की संक्रिया यानी एक जोड़ की प्रक्रिया है और एक गुणा करने की प्रक्रिया है। तो योग तत्समक का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी राशि है जिसे किसी राशि में जोड़ा जाए तो उसमें परिवर्तन ना हो। जैसे अगर हम कहें 3 में अगर कोई ऐसी राशि जोड़िए जिससे कि उसमें परिवर्तन ना हो, तो 3 में अगर 0 जोड़ेंगे तो फिर 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूछा जाए योग का तत्समक क्या है, तो उसे कहेंगे कि 0 योग का तत्समक है। क्यों? क्योंकि इस 0 को किसी भी संख्या में अगर जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए इस योग का तत्समक पूछा जाए कितना है, तो योग का तत्समक जो है वो 0 है। इसी तरह गुणन की प्रक्रिया जो है, गुणन की प्रक्रिया मान लीजिए 4 है। अब इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए कि वही संख्या मिल जाए, तो 4 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही मिलेगा। इसलिए अगर पूछा जाए गुणन प्रक्रिया का तत्समक क्या है, तो आपको 1 मिलेगा। ये 1 जो है गुणन प्रक्रिया का तत्समक है, क्योंकि 1 में अगर आप गुणा करेंगे तो फिर से किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर गुणन का तत्समक पूछा जाए तो 1 है, और योग का तत्समक पूछा जाए तो आपको ये 0 मिलेगा। इस चीज को अगर यहाँ पर समझ पा रहे हैं, तो इसी तरह से आप सोचिए कि कोई अगर मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स जोड़े कि फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो यहाँ समझ लीजिए, देखिए अगर एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स में हमने यहाँ 0 मैट्रिक्स अगर ऐड किया, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें 0 मैट्रिक्स अगर ऐड करेंगे तो आप ध्यान देखेंगे कि वही मैट्रिक्स फिर से हमें मिलेगा। जैसे अगर एक मैट्रिक्स यहाँ पर हम लेते हैं 3 2 1 5, अगर इसमें कोई और मैट्रिक्स जो 0 0 मैट्रिक्स है, 0 0 0 0, अगर इसको ऐड करेंगे तो फिर से वही का वही मैट्रिक्स हमें इधर मिलेगा, 3 2 और 1 और 5। इस तरह से आप देखिए कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर योज्य मैट्रिक्स पूछा जाए या तत्समक योज्य पूछा जाए तो आपको हमेशा 0 मैट्रिक्स मिलेगा। इसलिए यहाँ 0 को हम लोग योगात्मक अवयव या फिर योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं। इसके बाद आप गुणन का भी देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से हम हटा देते हैं। आपको अगर यहाँ से कुछ नोट करना है तो क्या नोट पहले कर लीजिएगा कि हमने बताया कि योज्य तत्समक क्या होता है, और इसके बाद योज्य प्रतिलोम क्या होता है उसको भी अब हम लोग समझेंगे। पहले हमने दोनों चीजें बता दी
आपको योज्य तत्समक क्या होता है, गुणन तत्समक क्या होता है। अब इसको यहां से थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। इसको अगर हमें थोड़ा और अच्छे से समझना है तो यहां से इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। हमने दो प्रक्रिया बताई आपको, योज्य की प्रक्रिया और गुणन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर दो प्रक्रियाएं हैं, एक योग की प्रक्रिया है और एक गुणन की प्रक्रिया है। एक योग की प्रक्रिया है और एक गुणन की प्रक्रिया है। तो इस योग की प्रक्रिया में योग तत्समक क्या होगा, योग्य तत्समक, या फिर इसको योज्य तत्समक बोलते हैं, योज्य तत्समक। तो हमने बताया कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें अगर जीरो मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स के लिए, किसी भी अवयव के लिए योज्य तत्समक जो होगा ये है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक हमेशा 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 जीरो मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स या फिर जीरो अवयव होगा या शून्य अवयव होगा। तो हटाते हैं यहाँ से जीरो मैट्रिक्स, ये आपका हमेशा हमेशा योग का तत्समक होगा। इसी तरह गुणन का तत्समक अगर देखा जाए तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इसमें अगर इकाई अवयव का गुणा करेंगे, इकाई अवयव आपको अच्छी तरह से पता है, अभी जैसे इकाई अवयव को आप इस तरीके से दिखाते हैं 1 0 0 और 1, ये आपका इकाई अवयव है। अगर इस अवयव में इकाई अवयव का गुणा करेंगे तो आपको हमेशा वही अवयव मिलेगा। इसलिए अगर गुणन का तत्समक पूछा जाए तो गुणन का तत्समक हमेशा और हमेशा इकाई अवयव होगा। इकाई अवयव हमेशा गुणन का तत्समक होता है और जीरो अवयव हमेशा योज्य का तत्समक होता है। तो यहाँ तक हमें लगता है कि आपको बातें क्लियर होंगी, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस प्रक्रिया में दूसरा चीज आता है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ था, योज्य प्रतिलोम। अब प्रतिलोम समझिए बात क्या होती है, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम दो चीजें होती हैं। इसको यहां से अगर लिखने वाला ले लिया जाए तो यहां पर आइए, तो एक होता है योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, और दूसरी चीज है आपका गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। अब इसको अगर आपको समझना है तो योज्य प्रतिलोम का ये मतलब होता है कि किसी भी अवयव में कौन सा अवयव जोड़ा जाए कि तत्समक अवयव मिले। आप समझिएगा, जैसे कोई एक अवयव ए है, इसमें कोई एक ऐसा अवयव जोड़िए कि हमें इसका तत्समक अवयव मिल जाए, तो योज्य प्रतिलोम का तत्समक जो होता है 0 0 0 0 होता है। आपको इसी अवयव में ऐसा अवयव जोड़ना है कि इसका तत्समक, योज्य का तत्समक मिल जाए। उसे अगर लिखा जाए तो ये हमेशा माइनस टाइम होगा, यानी कि -a। अगर a में हम -a को ऐड करेंगे तो आपको ये इसका योज्य तत्समक मिलेगा, जिसे आप इसका प्रतिलोम बता सकते हैं कि योज्य प्रतिलोम, किसी भी अवयव का योज्य प्रतिलोम जो होगा उसी अवयव में अगर माइनस का गुणा कर देंगे, अगर a है तो अगर इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो -a होगा। यही जो है, यही मैट्रिक्स या यही अवयव इस a का प्रतिलोम अवयव या योज्य प्रतिलोम है। इसी तरह गुणन प्रतिलोम क्या होगा, अगर कोई अवयव a है, इसमें ऐसे अवयव का गुणा करना हो जो इसका जस्ट इनवर्स हो या उल्टा हो, तो अगर a में a इनवर्स का गुणा करेंगे तो गुणन तत्समक आपको हमने बताया मिलना चाहिए। तो गुणन तत्समक आपको अभी हमने बताया आइडेंटिटी होता है, आई होता है। तो अगर आपको दो मैट्रिक्स इस तरह से हैं जिसको गुणा करने पर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है या फिर तत्समक मिल रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि यह जो अवयव है इसका प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम a इनवर्स है। इसका मतलब a का अगर गुणन प्रतिलोम कहा जाए तो a का गुणन प्रतिलोम जो होगा वो होगा a इनवर्स। इस तरीके से आपको a इनवर्स में a का गुणा किया जाए और आइडेंटिटी या तत्समक मिल जाए तो उसे हम उसका गुणन अवयव या गुणन प्रतिलोम कहते हैं। और योग्य प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम में किसी अवयव में माइनस का गुणा करके उस अवयव को ऐड करेंगे तो हमेशा 0 0 अवयव मिलेगा, और इसे जो माइनस का गुणा किए हैं आपने उसे हम उसका योज्य प्रतिलोम कहते हैं। इसको एक और अच्छे तरीके से उदाहरण समझने की कोशिश करिए। देखिए,
अगर इसको यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं, हाँ, तो और इसको ऊपर कर लें। एक आसान से संक्रिया के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, हालांकि इस लेवल पर आपको ये तो बहुत छोटी सी बातें लग रही होंगी कि ये प्रतिलोम क्या है या फिर ये है, लेकिन जब आप ग्रुप थ्योरी कभी आगे पढ़िएगा तब उसमें ये काफी चीजें अहम हो जाती हैं, समझिएगा। जैसे देखिए 3 है, एक संख्या हमने 3 लिखा और कहा कि इसका हमें आप इस संख्या 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो पहले आपको यह जानना होगा कि योग का तत्समक क्या होता है। तो हमने बताया योग का जो तत्समक है, योग का जो तत्समक होता है वो 0 होता है, और गुणन का तत्समक क्या होगा, गुणन का जो तत्समक है, गुणन का जो तत्समक है वो 1 है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलेगी, और किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगी। इसलिए गुणन तत्समक हम 1 से लिखते हैं और योग तत्समक 0 से लिखते हैं। अब योग का प्रतिलोम क्या होगा? अब प्रतिलोम को समझिए। अगर 3 में हम -3 को ऐड कर दें तो आप देख रहे हैं जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगा, वो संख्या आपको 0 मिलेगा। अब यहाँ पर अगर 3 है या 5 है, 5 में अगर हम 1/5 का गुणा कर दें तो फिर आपको जो संख्या मिलेगी वो 1/5 मिलेगी, और गुणा करने पर जो राशि मिलेगी वो 1 मिलेगी। तो यहाँ देखिए, अगर जोड़ने के बाद जो मिल रहा है योग तत्समक मिलने लगा, तो जो राशि आपने जोड़ी है उसी को हम लोग बोलेंगे योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। और यहाँ पर जिस राशि को आपने गुणा किया है, जिसके गुणा करने से पूरी की पूरी राशि ये गुणन तत्समक में बदल गई, तो इस राशि को आप बोलेंगे गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। इसी तरह अगर एक आव्यूह में हो यानी कि अगर मान लीजिए कोई आव्यूह P है, इसमें आपने -P को जोड़ दिया, आपको मिलेगा 0 आव्यूह। तो ये जो -P है ये योज्य प्रतिलोम है इस आव्यूह P का, या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि यह जो आव्यूह P है -P का योज्य प्रतिलोम है। इसी तरीके से अगर A है कोई आव्यूह और इसमें हम एक आव्यूह गुणा करते हैं A इनवर्स, और आपको मिलता है यही आइडेंटिटी यानी इकाई आव्यूह मिलता है, तो हम कहेंगे कि इस आव्यूह A का A जो इनवर्स है ये प्रतिलोम है, गुणन प्रतिलोम है, या फिर A इनवर्स का जो A है वह गुणन प्रतिलोम है, जिसके गुणा करने से जो पूरी की पूरी राशि है वो तत्समक या आइडेंटिटी में बदल जा रही है, इसलिए उसको हम गुणन प्रतिलोम कहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीज अब क्लियर हो गया होगा कि गुणन का प्रतिलोम क्या होता है और योग का प्रतिलोम क्या होता है। इसको हमने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी आया तो इसको एक बार फिर से आप देखिएगा, रिवाइज करिएगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यहां से अब आगे देखिए, आव्यूह का अदिश गुणन है। अब तक हमने आपको आव्यूह कैसे बराबर होते हैं, समानता, 2 आव्यूहों को जोड़ना, 2 आव्यूहों में उनकी प्रक्रियाएं, यानी कि आव्यूह के योग किन किन नियम का पालन करते हैं, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, इसके बारे में अच्छी तरीके से बताया। अब जो है, अब किसी एक आव्यूह में अब हम लोग देखेंगे कि किसी राशि का गुणा करते हैं तो उस आव्यूह पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस राशि के गुणा करने से आव्यूह के मान में क्या अंतर आता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, कोई अदिश राशि ये है कि जैसे कोई भी कांस्टेंट है A B C कुछ भी हो, तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है, मान लिया कि कोई एक आव्यूह A है और उसका ऑर्डर यहाँ लिखा है, कोटि हमने m/n है। इसका मतलब ये है कि उसमें m रो और n कॉलम है, m रो और n कॉलम है, और इसको हमने पूरे के पूरे आव्यूह को k से मल्टीप्लाई किया, k से गुणा किया है। तो इसको समझ लीजिए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये बार बार कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर इसलिए कंफ्यूजन होता है क्योंकि आव्यूह में गुणा करना और एक सारणिक भी आगे आप पढ़ेंगे, तो सारणिक में किसी राशि से गुणा करना, दोनों में बहुत अंतर है। और अंतर को इस चीज से समझिए कि अगर कोई राशि है जिसमें कि अगर हम किसी चीज से गुणा कर रहे हैं, जैसे कोई आव्यूह अगर है इस तरह से, कोई अगर आव्यूह है, आव्यूह A है, आव्यूह A अगर 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है,
इस तरह से कोई अवयव है, अगर अवयव में किसी अदिश राशि से अगर हम गुणा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम 2 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक तो चीजें समझ में आती हैं, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन अब अगर यहीं पर इस अवयव को इस राशि को अगर अंदर ला करके गुणा किया जाए तो इसका अगर अंदर गुणा करेंगे तो ये सभी के सभी अवयव में गुणा होगा। इसका मतलब इस 2 का गुणा इस 2 में भी होगा तो ये राशि 4 होगी, 2 का गुणा इस 3 में भी होगा तो 6 होगा, 2 का इस 4 में भी होगा तो 8 होगा, और 2 का इस 5 में गुणा होगा तो 10 होगा। यानी पूरी की पूरी राशि में हर क्वांटिटी में आपको गुणा करना पड़ेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है, अब मैट्रिक्स में या फिर मैट्रिक्स में जब आप गुणा करेंगे तो अगर किसी राशि का गुणा किया तो प्रत्येक अवयव में यहाँ नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक अवयव में गुणा होता है, प्रत्येक अवयव में उस राशि से गुणा, उस राशि से गुणा होगा। यानी किसी अगर अवयव में हम किसी का कांस्टेंट से गुणा करेंगे तो उसके प्रत्येक अवयव में उस राशि से गुणा होगा। जबकि यही अंतर है सारणिक में। अगर कोई सारणिक है, जैसे मानिए ए है, ए बराबर अगर हम सारणिक लिखते हैं 1 2 3 4, और अगर इस सारणिक में यहाँ हम 2 से गुणा करें और इधर भी 2 से गुणा करें और इसको अगर अंदर ले जाते हैं तो यहाँ पर बेसिक अंतर ये आता है कि इसका केवल एक रो में या फिर केवल एक कॉलम में ही गुणा होगा। तो समझिए इसको अगर 2 का गुणा हुआ तो 2 हुआ और यहाँ पर 4 होगा, बाकी दोनों को हम वैसे ही लिखेंगे, आपको ये चीज मिलेगी। जबकि अवयव में गुणा करने पर आपको इस तरह की राशि मिलेगी। तो ये बेसिक अंतर होता है किसी कांस्टेंट से एक अवयव में गुणा करना और किसी कांस्टेंट से एक डिटर्मिनेंट या फिर सारणिक में गुणा करना। तो इस अंतर को आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर अवयव में गुणा हो रहा है तो प्रत्येक अवयव में गुणा होगा, और सारणिक में गुणा हो रहा है तो किसी एक ही रो या फिर किसी एक ही कॉलम में गुणा होगा। तो यहाँ तक आप चीजों को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे की चीजें देखते हैं। आप लोग यहाँ तक जल्दी से नोट करिए। तो आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब हम चीजें आगे की देखते हैं। देखिए एक यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको जब हम लोग प्रश्नावली कराएंगे तो उसमें भी इस टाइप के सारे क्वेश्चन कराएंगे। आपको एक अवयव खुद बनाना है, उसकी रचना करनी है, जहां पर ये परिभाषित कर दिया है कि ए आई जे बराबर इस फॉर्म का है। तो इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए इसको हल करना अगर है तो इसे हम कैसे हल करेंगे, यहाँ से कई सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। देखिए यहाँ पर ए आई जे इक्वल दिया है इतना है, जहां पर आई और जे किसी भी अवयव के किसको दर्शाते हैं, आई जो दर्शाता है वो पहले को, और जे जो है दूसरा तत्व है वो कॉलम को दर्शाता है। तो आप हमेशा, हमने बताया था अगर ए है, आई है, जे है, तो आई जो दर्शाएगा रो को दर्शाएगा, रो को, इसको ऐसे हटा लेते हैं यहाँ से, आई जो है, आई हमेशा रो को दर्शाएगा, और जे है हमेशा कॉलम की संख्या को दर्शाएगा, कॉलम की संख्या को दर्शाएगा। तो अब यहाँ से चीजों को समझिए। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 रखते हैं, तो अगर a 1 और 1 निकाला गया तो a11 की वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये 1/2 हुआ। अब यहाँ पर मॉड है, i की जगह 1 रखा है हमने तो 1, माइनस j की जगह भी 1 है तो यहाँ -3 होगा। और इस टोटल वैल्यू को आप देखिए तो 1 - 3 जो है -2, यानी कि मॉड में -2 अपान 2, तो ये वैल्यू 1 होगी। तो ये a11 हुआ। a11 का मतलब ये पहले अवयव का पहला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में तो आप ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पर अगर मैट्रिक्स बनाते हैं तो आप इसको a11, a12, a13 इस तरह से, a21, a22 इस तरह से आप लिखते हैं।
तो यहाँ A11 की वैल्यू पूछी जाए तो ये 1 हुआ। इसी तरह से A12 की वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ 1/2 लिखिएगा। अब यहाँ पर I की जगह देखिए 1 है, फिर माइनस यहाँ पर 3 है, इसके बाद J की जगह 2 रखिए। तो ये टोटल जो वैल्यू आएगी 1/2 मॉड में, अब यहाँ -6 और 1 -5 होगा, तो ये -5 हमने लिखा। फाइनली जो वैल्यू आएगी 5/2 होगा। तो अगर A12 कहा जाए तो ये 5/2 होगा। इस तरीके से अगर थर्ड की बात की जाए, A13 अगर निकालना है, हाँ देखिए यहाँ पर लिखा है एक 3/2, यानी I की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 2 3, जबकि J की वैल्यू आपको 2 तक केवल लेना है, यानी J की जो वैल्यू रहेगी 1 और 2, इसी को लेकर के बनाना है। तो यहाँ 1 को लिया हमने, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ हो गया। अब 2 का 1 के साथ लेंगे, यानी कि A21, आप ये कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पर अब देखिए 1/2, I की जगह आप 2 रखेंगे और -3 इंटू J की जगह 1 रखेंगे, तो ये आपको जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से ये होगा 3 इंटू 1, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी -1 मॉड में रहेगा, -1 मॉड में है /2, इसका मतलब 1/2 ये हुआ। इस तरह से अगर हम 2 निकालेंगे, A22 की वैल्यू निकालनी हो तो 1/2 हुआ। यहाँ पर 2 रखेंगे हम, माइनस यहाँ से 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 -2 -4, -4/4 दैट इज 4/2, और ये वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि ये पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, ये फिर 1 2 होगा यहाँ पर, और यहाँ जो अवयव आएगा, यहाँ पर अवयव आएगा 2। अब ये तीसरे रो का बचा हुआ है तीसरा। अब यहाँ पर I की जगह देखिए अभी 3 रखना है, फिर J की जगह 1 रखना है। तो इसे थोड़ी देर के लिए हम इसे यहाँ से ऊपर की तरफ, अगर ये, या फिर यहीं पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगला हमें लिखना है A3, क्योंकि यहाँ I की वैल्यू 3 तक वेरी कर रही है। तो अब यहाँ से A3 और J की वैल्यू 1 तक लेना है, यानी आपको कैलकुलेट करना है A3 और 1। तो 3 और 1 कैलकुलेट करिएगा, तो यहाँ I की जगह आप 3 रखिएगा, तो ये हुआ 1/2 मॉड में। अब यहाँ पर I की जगह 3 माइनस, अब यहाँ पर 3 इंटू J की जगह 1 रखेंगे, तो ये 0 वैल्यू आएगी। इसी तरह A32, इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 1/2, इसे 1/2 समझिए, ये 1/2 हुआ। इसके बाद I की जगह आप यहाँ से देख सकते हैं हमें रखना है 3 माइनस, अब यहाँ 3J है, दैट इज 3 टाइम्स J की जगह आप देख रहे हैं 2 रखना है, तो 6 - 3, तो ये -3 होगा, और यहाँ से आउट होगा तो ये 3/2 आएगी वैल्यू। तो फाइनली यहाँ जो वैल्यू आपको मिल रही है वो 0 मिल रहा है और 3/2 मिल रहा है। तो आपको जो 3/2 का मैट्रिक्स बनाना था, इस तरीके से संरचना करनी थी। आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स आपका बन के तैयार है। AIJ का जो फॉर्म था उसी फॉर्म में हमने इसे बनाने की कोशिश की है। तो आप इस तरह से मैट्रिक्स को बना सकते हैं। अब यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीजें देखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ए का योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया है, तो ए है, ए का योगात्मक प्रतिलोम हमने बताया था। किसी भी अवयव का अगर योगात्मक प्रतिलोम लेना है तो उसमें हम माइनस का गुणा करते हैं। तो इसमें देखिए माइनस का गुणा करेंगे तो -4 -3 और ये 2, तो यहाँ -4 -3 2 -1 5 और 6, यानी इसका एकात्मक प्रतिलोम यही राशि होगी। अब देखिए एक अवयव ये है, इसमें 3a निकालना है। तो हमने बताया था कि अगर किसी अवयव में किसी राशि से गुणा करेंगे तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, फिर 3 में मल्टीप्लाई होगा 9, फिर 18 में मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 6 में तो 18 होगा। इस तरह से 1 में 3 का मल्टीप्लाई, 5 में भी 3 का, -6 में भी 3 का, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा।
ये राशि आएगी। इस तरह के क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस सेट से भी कर सकते हैं। ये दो मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपको जोड़ना है। जोड़ने की प्रक्रिया हमने काफी अच्छी तरीके से बता दी है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसे आपको एकल फॉर्म में लिखना है, यानी आपको दोनों को एक ही में जोड़ना ही है। अब इस अवयव का आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है। योज्य प्रतिलोम की विधि हमने बताई है। योज्य प्रतिलोम वही है कि इसमें किसका हम योग कर दें कि वो जो है जीरो में बदल जाए, या फिर जीरो संख्या है, जीरो राशि है, जीरो अवयव मिलने लगे हमें, तो अवयव का योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो इसमें बताया हमने कि माइनस का गुणा कर लीजिए, तो माइनस आई 0 -1 0 आई 2, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो वही इसका योज्य प्रतिलोम होगा, क्योंकि अगर उसी योज्य प्रतिलोम को हम उस संख्या में जोड़ते हैं तो हमें हमेशा जीरो मैट्रिक्स ही मिलता है। तो अगर इसका योज्य प्रतिलोम, अगर ये अवयव a है तो -a अगर लिखा जाए, तो -a की राशि अगर लिखेंगे तो -i 0 -1 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये i 2 होगा और 1 होगा, -1 होगा, -5। अगर अब इस राशि को इसमें आप जोड़िएगा तो देखिए ये भी 0 हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ, 0 होगा, यहाँ भी 0 आएगा, ये भी 0 होगा, माइनस का गुणा रहेगा यहाँ पर भी आप जोड़िए 0 होगा, ये भी 0, और ये फाइनली आपका 0 मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसका अगर योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो ये सब अवयव जो है इस अवयव दिए गए अवयव का योज्य प्रतिलोम है। आप यहाँ तक जोड़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे की स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर इस अवयव में आपको -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक अवयव हम आपको देते हैं, इस अवयव का योज्य प्रतिलोम आप निकालने की कोशिश करिए। गुणात्मक प्रतिलोम अभी आगे के सिलेबस में है। आगे की चीजें जब हम इनवर्स निकालने की विधि, अवयव को गुणा करने की विधि देखेंगे, तब यहाँ से चीजें स्पष्ट होंगी। हम दो क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब तक आप इसे हल करने की कोशिश करिए। आप यहाँ से दो चीजें हैं, दो चीजों में पहले हम कहते हैं कि आप अवयव को जोड़ने की प्रक्रिया से हल करिएगा। अगर एक अवयव a है 3 -2 √2 5 3 2, इसका योज्य प्रतिलोम निकालिए। आप इसे योज्य प्रतिलोम बताइए क्या होगा। दूसरा, अगर एक मैट्रिक्स 1 है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1, ए है, और बी है मैट्रिक्स 1 ओमेगा 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 स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा ओमेगा क्यूब। आप इन दोनों मैट्रिक्स को लेकर के मैट्रिक्स a + b निकालिए, यानी कि दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ करके फाइनली बताइए कितना आएगा। और फिर उसके बाद मैट्रिक्स जो b है, b का योज्य प्रतिलोम भी बताइएगा। योज्य प्रतिलोम ये आप खुद से करने की कोशिश करिए। योज्य प्रतिलोम, यहाँ पर ओमेगा आपका वही इकाई का मूल है, इसे हम लोग आगे भी देखेंगे। तो आप यहाँ इस तरह से इसको सॉल्व करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे की चीजें। तो आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपके जो बुक में है, हरस्वरूप शर्मा जो बुक है, उसकी किताब में कौन कौन से प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपने को हमने जितने कंसेप्ट बताए हैं उतने कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन है वो भी बताएंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट आते हैं तो उसको भी हम समझते हुए चलेंगे आगे की ओर। देखिए, पहला हमने लिखा हुआ क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ है, इसका क्रम क्या है और इसमें कितने तत्व हैं। तो पहला जो चीज है, यहाँ पर पूछा गया कि कितनी पंक्तियां हैं, तो ये तो आप लोग अपने से ही कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर पूछा गया पंक्तियों की संख्या। तो अगर पंक्तियों की संख्या कहा जाए तो एक पंक्ति है, पंक्तियों को रो बोलते हैं, 1 2 और ये 3, तो पंक्तियों की संख्या आपको 3 मिलेगी। इसी तरह स्तंभों की संख्या कितनी है, तो आप स्तंभ देखिए, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ और ये 4 स्तंभ। तो स्तंभ की संख्या अगर कहा जाए, स्तंभ इसमें संख्या 4 है और पंक्ति जो है 3 है। पंक्तियों की संख्या आपको 3 दिख रही होगी। इसी तरह इसका क्रम पूछा गया है,
तो इसका अगर क्रम की बात किया जाए तो क्रम देखिए, पहले रो लिखा जाता है। तो कितने रो हैं, तो 1 रो, 2 रो और ये 3 रो हुआ। और कॉलम कितने हैं, तो आपको 4 कॉलम दिखेंगे, तो 3/4 ये इसका क्रम हुआ। अब देखिए नया चीज आया हुआ है, इसमें कितने तत्व हैं, तो तत्वों की संख्या हमेशा क्रम का मल्टीप्लाई करेंगे। तो तत्वों की जो संख्या है वो हमेशा और हमेशा m इंटू n का मल्टीप्लाई, यानी इसका 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहां से भी दे सकते हो 3 3 3 3, ये 3 4 टाइम्स है, तो 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो तत्वों की संख्या है वो आपको 12 में मिलेगी। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इस टाइप के और भी सारे क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसको भी आप लेकर के कर सकते हैं। यहाँ से 60 डल दिख रहा है, आप इसको ब्लैक से भी लिख सकते हैं। तो पंक्तियों की संख्या आपको 3 दिख रही होगी, स्तंभों की संख्या आपको 4 दिखेगी, और यहाँ जो क्रम है 3/4 है। और इसके बाद आपको तत्वों की संख्या जो है 3 इंटू 4 करेंगे तो 12, यानी कि तत्वों की संख्या 12 है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की चीजें हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके इस प्रश्न के लिए पूछा गया है कि आपके इस प्रश्न के लिए पूछा गया है कि इसमें आव्यूह की कोटि कितनी है, तो कोटि आप बताइए। को हम बैकग्राउंड ब्लैक कर लेते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहां से हम लोग लेते हैं। यहाँ पर कोटि देखिए, तो कोटि की संख्या आपको दिख रहा है ऑर्डर जिसको कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो 3 रो हुआ, और कॉलम 1 2 3 और 4, ये 4। तो अब कोटि की संख्या जो है इतनी हो गई। अवयव की संख्या आप इसको गुणा करेंगे तो इसमें भी 12 होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही होंगी आपको। यहाँ पर पूछा गया है A13 A21, इस तरह से अवयव पूछा गया है। तो अगर आपसे जैसे पूछा गया A21 यानी कि पहला दूसरा रो का पहला, तो दूसरा रो ये है और पहला पूछा गया है, ये 2 रो को बताएगा और ये 1 जो है कॉलम को। तो आपका दूसरा रो का पहला अवयव जो है 3 5 है, इस तरीके से 3 5। अब उसमें जैसे है A24 2 4, तो आपको दूसरे रो का चौथा लेना है। तो दूसरा रो ये है, चौथा यहाँ पर है, तो 12 लेना है। इसी तरह से A23 अगर निकालना है आपको, तो दूसरे का तीसरा, तो दूसरा ये है और इसका तीसरा 5/2 है। तो इस तरीके से आप जो भी चीजें निकालनी है आप यहाँ से हल कर सकते हैं। ये 5/2 है, 5/2। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको अच्छी से चीजें समझ में आई होंगी। फिर आगे के क्वेश्चन की ओर चलें। अब यहाँ पर आपको अवयव की रचना करनी है, जैसा हमने पिछले एक एग्जाम्पल अभी भी कराया था, AIJ करके था। तो I और J की वैल्यू आप यहाँ पर दिए गए क्रम के अनुसार रखेंगे और उसी के हिसाब से एक अवयव की रचना हम कर देते हैं यहाँ पर फिर से। उसके बाद आप लोग बाकी की चीजें आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पर AIJ इक्वल आपको दिया है इस तरह का, अगर इस तरह का दिया हुआ है तो आपको अगर इसे बनाना है 2/2 का बनाना है, यानी अगर A11 कहा जाए तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4/2 होगा और ये 2 आएगा। इसी तरह A12 करेंगे तो यहाँ पर शायद ये चीजें आपको क्लियर ना दिख रही हो, इसको हम लोग ब्लैक कर लेते हैं, हटा लेते हैं। अगर अभी यहाँ पर A11 करेंगे तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4/2 दैट इज 2 होगा। इसी तरह A12, तो I की जगह 1 और इसकी जगह 2 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा तो 9/2 यानी 9/2 होगा ये वैल्यू। इसी तरह A21, तो 2 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ 1, ये फिर स्क्वायर होगा तो 9/2 ही होगा। और इसके बाद A22 की अगर वैल्यू की जाए तो 2 और 2 4 का स्क्वायर 16/2 करेंगे तो ये वैल्यू 8 होगी। और फाइनली अगर मैट्रिक्स बनाया जाए तो मैट्रिक्स अगर यहाँ पर लिखेंगे तो पहला जो है 2 है, दूसरा आपको मिल रहा है 9/2, तीसरा आपको मिल रहा है 9/2 और चौथा जो मिल रहा है आपको 8 मिल रहा है। तो इस तरह से इस अवयव की रचना हुई। अब जो बाकी चीजें हैं इसमें आप अपने से खुद से करने का प्रयास करिए। ये काफी आसान प्रश्न है, इसको आप लोग, हमें पूरी उम्मीद है कि अपने से कर लेंगे। इसके बाद आगे आइए देखते हैं।
हाँ देखिए, अब यहाँ पर हमने बताया दो अवयव आपको बराबर दिए हुए हैं। अब अवयवों की समानता करके यहाँ से कैसे जो चर राशि है उनका मान निकालना है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने बताया अगर दो अवयव बराबर हैं तो इनके संगत यानी कि 4 जो है वो y के बराबर होगा, 3 जो है z के बराबर होगा, इसी तरह से x जो है 1 के बराबर होगा और 5 तो 5 के बराबर है ही। तो दो अवयव अगर बराबर हैं तो उनके संगत अवयव की तुलना आप करिए, वहां से आपको चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको हल करना है तो देखिए इसका संगत अवयव यहाँ पर है, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर आपको मिलेगा 6 और यहाँ से ये इसके इक्वल है, तो यानी कि 5 प्लस जेड बराबर 5 है, 5 प्लस जेड बराबर अगर 5 है तो जेड की वैल्यू आपको 0 दिख रही होगी। यहाँ से आपको दिख रहा है कि जेड की वैल्यू 0 हो गई। इसके बाद एक्स वाई की वैल्यू देखिए, यहाँ से संगत अवयव यहाँ है तो एक्स वाई जो है वो 8 के बराबर है। अब यहाँ इन दोनों समीकरणों को देखिए, दो राशियों को जोड़ना है और आंसर 6 आएगा और गुणा करना है तो 8 आएगा। तो शर्तिया एक वैल्यू जो है 6, दो जोड़ना है तो 6 आना चाहिए और गुणा करना है तो 8 आना चाहिए। तो ये 4 और 2 होगा, यानी कि अगर x की जगह हम 4 लिख लें और y की जगह लिखें 2 तो 4 और 2 6 होगा और 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 होगा। तो इस तरह से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इन दोनों को भी अपना हल कर लीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आप इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर 3 समीकरण बनेंगे। यहाँ पहला समीकरण जो बनेगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं, -x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, ये पहला समीकरण। x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 2, ये दूसरा समीकरण। x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 3, ये तीसरा समीकरण है। आप यहाँ से देखिए इन दोनों समीकरणों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको x का मान मिल जाएगा। यहाँ से देखिए इन दोनों समीकरणों को अगर जोड़ा जाए तो x और x 2x होगा, जबकि ये y और z आपस में कैंसिल होंगे और इधर 5 होगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 5/2 होगा। तो इस तरह आप x का मान निकाल सकते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ से इसको घटाएंगे तो y और z, तो यहाँ से z का मान निकलेगा। अगर पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ दें तो पहले और दूसरे समीकरण को यहाँ पर आप जोड़ेंगे, इसको हमने हटा लेना चाहिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। इसके बाद पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ेंगे तो आपको x भी कैंसिल होगा, y भी कैंसिल होगा, तो 2z बराबर केवल और केवल आपको 3 मिलेगा। तो z की वैल्यू 3/2 हुआ। तो आपको हमने z और x दोनों की वैल्यू निकाल दी है। ये वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख करके आप y की वैल्यू रख सकते हैं और यहाँ से फिर आप तुलना भी कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से आप इस सब प्रश्नों को हल करिएगा और जो बाकी क्वेश्चन है वो भी आप अपने से हल करने का प्रयास करिए। फिर आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर भी आपको दो समीकरण दिया, दो अवयव दिए हैं और दोनों अवयव बराबर हैं। तो a, b और c, d के मान निकालना है। तो हमने बताया हल करने का तरीका यही है कि आपको संगत अवयव को आपको देखना है कि जो संगत अवयव है वो बराबर होंगे। तो यहाँ से आपको एक समीकरण मिल रहा है a माइनस बी, वो -1 के बराबर है। इसी तरह से एक समीकरण यहाँ से मिलेगा 2a प्लस c बराबर होगा 5 के। इसी तरह 2a माइनस बी वो 0 के बराबर होगा और 3c प्लस d जो है वो 13 के बराबर होगा। इन 4 समीकरणों में दो का युग्म बना करके आप खुद से हल कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए एक तरीका ये है यहाँ पर हल करने का, यहाँ पहला और ये दूसरा समीकरण है। तो अगर इसे पहला, इसे दूसरा, ये आपको तीसरा और ये चौथा समीकरण है इस तरीके से, तो अगर तीसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटाएंगे तो 2a, इस समीकरण में से अगर इसको घटाएंगे, यहाँ लिखा है 2a माइनस बी बराबर 0 और यहाँ पर लिखा है a माइनस बी बराबर आपका -1। अब अगर घटाएंगे तो यहाँ 2a में से a केवल बचा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हुआ। तो a की वैल्यू आपको 1 प्राप्त हो गई। अगर a की वैल्यू 1 है तो यहाँ से आप 1 माइनस बी बराबर -1। अब इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ से b की जो वैल्यू मिलेगी आपको 2 मिलेगी। तो a और b की वैल्यू हमने निकाल दिया। a और b की वैल्यू आप इसमें रख करके c की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से c का जो मान होगा इसको उस साइड ले जाएंगे तो c बराबर 5 माइनस 2 इंटू a की जगह 1 है तो c की वैल्यू 3 होगी। अब बाकी एक
बचा हुआ राशि है वो आप अपने से करिएगा, डी की वैल्यू निकालिए इस तरह से, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हल करने का प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी चीज़ें, आपके कंसेप्ट मजबूत होंगे, आप उसको करने में सहूलियत भी होगा। तो यहाँ तक अगर जिसने नहीं किया है आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे की चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर आपको दो अवयवों को जोड़ना है और उसके बाद x और y का मान निकालना है। तो यहाँ से भी हम केवल समीकरण बनाते हैं और बाकी चीजें आप खुद से करिएगा। तो यहाँ से अगर इस प्रश्न को हल करना है आपको, तो हल करने के लिए देखिए दोनों अवयव को अगर हम जोड़ेंगे तो ये अवयव 3 + x होगा, 3 + x, और ये 5 और -4 मिल करके 1 बनाएंगे, और यहाँ से 7 और 1 8 होगा, और यहाँ से y - 3 और +2 को जोड़ेंगे तो y - 1 होगा, और ये बराबर होगा 7, 6, 15 और 14। अब यहाँ से अवयवों की तुलना करके आप समीकरण को हल करके आसानी से मान निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप इसको हल कर लेंगे। देखिए 3 + x अगर 7 के बराबर है, 3 + x बराबर 7 है, तो x = 4 होगा। इसके बाद y - 1 देखिए 14 के बराबर है, तो y की वैल्यू जो है आपकी 15 होगी। तो यहाँ से आप हल कर लेंगे, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये 15 होगा, यहाँ तक हल करिए। इसके बाद जो है हम लोग आगे की चीजें देखते हैं। यहाँ पर भी आप, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कराते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो आज का। देखिएगा, हमने बताया था आपको कंसेप्ट कि किसी भी अगर मैट्रिक्स में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर गुणा करते हैं कास का, तो ये होगा कास स्क्वायर थीटा, कास का यहाँ पर गुणा होगा तो ये होगा साइन थीटा कास थीटा। अब यहाँ इसमें गुणा होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ इसमें गुणा होगा तो कास स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये राशि होगी, ये हुआ, फिर प्लस। अब इस अवयव में आपको साइन थीटा से गुणा करना है तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस साइन थीटा कास थीटा, ये हुआ। इसमें गुणा करेंगे तो ये भी होगा साइन थीटा कास थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब इन दो अवयवों को जोड़ना है तो हमने बताया संगत अवयवों को जोड़ेंगे। तो अगर कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं तो आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा का योग हमेशा 1 होता है, तो इसलिए यहाँ 1 होगा। अब ये वाली राशि इसके बराबर है और विपरीत है, इसलिए 0 होगा। इसी तरह यहाँ पर ये जो है राशि, अब देखिए कास थीटा का अगर यहाँ गुणा करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा कास थीटा होगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये प्लस में है तो ये भी वैल्यू 0 होगी, और यहाँ कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये भी मिल करके 1 होगा। तो ये अवयव आएगा। इस अवयव का नाम बताइए हमें कमेंट में करके, ये किस प्रकार का अवयव है, ये आप खुद से करिएगा। जहां जहां 0 और 1 0 0 1 का अवयव बनता है उसे हम लोग इकाई अवयव कहते हैं। तो यहाँ तक की चीजें आप आज तक आप लोगों को कराया गया। इसके बाद की चीजें जो है पहले कंसेप्ट को कराएंगे, उसके बाद फिर प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किसी अवयव का परिवर्त कैसे निकालते हैं, दो अवयव को गुणा करने की विधि क्या है, और उन पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। यहाँ तक आपको अगर कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट में करके बताइएगा, और अगर कोई कमी या कोई सुझाव हो तो उसे भी आप हमें कमेंट में करके बताइए। आज तक आपका हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए उत्साह के साथ। आप यहाँ तक की चीजों को नोट कर लीजिए, एक अच्छे फॉर्म में लिखते हुए चलिएगा, खुद से प्रश्नों को हल करिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रश्नों को हल करेंगे आपके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा और चीजों को समझने की क्षमता विकसित होगी। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप हमेशा साथ में बने रहिए और इन चीजों को नोट करिए अच्छे से, और जो भी चीजें कोई भी समस्या है तो आप उनसे हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। आज का आपका धन्यवाद, आज का फिर से साथ देने के लिए। जय हिंद।